आगाज करते हैं। आज सबसे पहले हमने असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। जो कुछ केस स्टडीज़ आपको असाइनमेंट के तौर पे दी गई थी उनको डिस्कस करेंगे। तो असाइनमेंट अपने सामने रखिए आप। और सबसे पहले मेरे भैया, रास्ते में बैठना अच्छी बात नहीं है। हाँ, सबसे पहले चैप्टर 4। अच्छा, चैप्टर 4 में कल एक क्वेश्चन के ऊपर वो थोड़ा आर्गुमेंट हुआ था शेयर्स वाले क्वेश्चन के ऊपर। वो कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी। ठीक है, तो इसमें हमने सॉल्यूशन में दोनों तरह से बात की हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी में कि इफ इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म इट शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। ठीक है, ये पहले वाली लाइन काट दीजिए, इफ इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी। ठीक है, सॉल्यूशन है पेज 26 पे। पेज 26 क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। आंसर में पार्ट बी में इफ इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म, ये वाली लाइन काट दीजिए। हाँ जी, पूरी लाइन। और अगली लाइन में इफ इन्वेस्टमेंट इज शॉर्ट टर्म, ये भी काट दीजिए। सिर्फ इतना। इसके बाद वाला मैटर्स रहेगा इट शुड बी रिकॉर्डेड एट मार्केट वैल्यू वाला। कंसेप्ट क्या है वो मैंने रेलिवेंट काउंटिंग टीचर से कंफर्म किया है। उन्होंने कहा है कि जो करंट रूल्स हैं, IFRS 9 है प्रोबेबली, उसके मुताबिक आपकी जितने भी शेयर्स हैं, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं वो आपने मार्केट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करने होते हैं, चाहे आपने शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए खरीदे या लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदे। ठीक है, तो जो भी हमारे शेयर्स हैं वो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड होने चाहिए। इस क्वेश्चन में शेयर्स की प्राइस कम हुई है लेकिन वो उसे मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो ये मिस स्टेटमेंट होगी। ठीक है जी, ये करेक्शन कर लिया आपने A6 में। चलिए अब वापस आइए आज की असाइनमेंट में। बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन है चैप्टर 4 में? 26। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। केस स्टडी नंबर 26 जी। केस स्टडी नंबर 26, इसमें 3 सिचुएशंस वो हमें दे रहा है। मुझे बताइए सबका कलेक्टिव आंसर देंगे या हर एक को अलग-अलग डिस्कस? शाबाश। सबसे पहले वाली सिचुएशन, इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। सेकंड वाली में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, सेकंड वाली में एक स्टूडेंट कहने लगा सर यहाँ पे तो एमसीएस मैटर पैराग्राफ आना चाहिए था, फ्लडिंग की वजह से प्रॉब्लम हुई है, एमसीएस मैटर पैराग्राफ आना चाहिए था ना। एमसीएस मैटर भाई फ्लड वगैरह आ जाए अगर, तो इससे एमसीएस मैटर पैराग्राफ नहीं आता। बैलेंस शीट डेट के बाद फ्लड आए फिर एमसीएस मैटर आएगा, ये भी गलत कंसेप्ट है। फर्क इस चीज से नहीं पड़ता कि नेचुरल डिजास्टर हुआ कब, फर्क किस चीज से पड़ता है, नेचुरल डिजास्टर से डिस्ट्रॉय क्या हुआ। अगर डिस्ट्रॉय एसेट्स हुए हों फिर एमसीएस मैटर पैराग्राफ आता है, अगर डिस्ट्रॉय रिकॉर्ड हुआ है फिर एमसीएस मैटर फिर स्कोप लिमिटेशन की तरफ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में मुझे बताइए कि डिस्ट्रॉय क्या हो रहा है, रिकॉर्ड या के एसेट्स? जी कह रहा है यू हैव अनएबल टू फिजिकली वेरीफाई, इसका मतलब कि रिकॉर्ड वगैरह होगा जो कि हम वेरीफाई नहीं कर सके, डिस्ट्रॉय होगा। ठीक, अगर क्वेश्चन में क्लियरली, उसने क्वेश्चन में क्लियरली एसेट्स के बारे में नहीं लिखा हुआ, अगर उसने क्वेश्चन में एसेट्स के बारे में लिखा होता तो हम उसे फिर एमसीएस मैटर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, यहां पे अच्छा क्लियरली रिकॉर्ड के बारे में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो लफ्ज हैं अनएबल टू वेरीफाई, ठीक है, अनएबल टू फिजिकली वेरीफाई, हाँ जी, इससे हमें लग रहा है कि ये रिकॉर्ड वगैरह का मसला स्कोप लिमिटेशन की तरफ लेके जा रहा है जी। अच्छा, ब्रांच, हाँ बिल्कुल, ब्रांच डैमेज हुई है, इस वजह से वो कह रहा है कि हम उसको फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सके। ठीक है, ब्रांच में एसेट्स के बारे में वो हमें नहीं बता रहा। ठीक है, वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि जी ब्रांच जिस जगह पे थी
अब वहां पे पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो। सिचुएशन इस तरह की भी हो सकती है, ठीक है, कि ब्रांच, इस सिचुएशन से क्या लग रहा है, ब्रांच जो थी वो डैमेज हुई थी। फॉर एग्जांपल बाजू का ऐसा होता है जहां कहीं पे फॉर एग्जांपल जलजला आया हो, तो आपने देखा होगा अक्सर फिर उस इमारत, हालांकि इमारत हमें नजर आ रही होती है कि खड़ी है, लेकिन उस इमारत में जाने से मना करते हैं कि इसकी फाउंडेशन जो है हो सकता है वीक हो, ये किसी भी वक्त गिर सकती है। इसी तरह सैलाब वगैरह में, नेचुरल डिजास्टर में इस तरह का इशू हो तो वो मना करते हैं कि आप अंदर ना जाइए। इस तरह की कोई सिचुएशन होगी जो इस क्वेश्चन से लग रहा है, ठीक है। तो अहम इशू ये है, हम इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सके, तो ये कंफर्म हो गया नॉट एबल टू वेरीफाई करने से कि ये स्कोप लिमिटेशन है। एसेट्स की बात उसने क्लियरली नहीं की, इसलिए हम भी उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये एक बात, इसके साथ एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपने जहन में रखना है कि अगर कभी नेचुरल डिजास्टर हो और उससे एसेट्स जले तो वो हम एमसीक्यू मैटर की तरफ लेके जाते हैं, और अगर रिकॉर्ड चले स्कोप लिमिटेशन की तरफ लेके जाते हैं। यहां पे क्लियरली बता रहा है अनएबल टू वेरीफाई स्कोप लिमिटेशन। क्लियर है मेरे जी? यहां पे कोई इनपुट आ रहा था किसी स्टूडेंट की तरफ जी? नहीं, इन्वेंट्री एसेट होती है, लेकिन वो कह रहा है हम वेरीफाई नहीं कर सके। उसका फोकस किस तरफ है कि हम वेरीफाई नहीं कर सके। अगर वो कहता वेरीफाई कर ली है और ये तक सब्सटेंशियल पोर्शन डैमेज हो गया है इन्वेंट्री का, ठीक है, तो फिर हम एमसीक्यू मैटर की तरफ जाते हैं। इस सूरत में भी हमें रहा है कि ऐसे तो हो नहीं सकता कि भाई वो ब्रांच डैमेज हुई और इन्वेंट्री बिल्कुल सही हो, लेकिन जो कि हम वेरीफाई नहीं कर सके, इसलिए हम रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते कि वो इन्वेंट्री ठीक है कि नहीं। तो ये स्कोप लिमिटेशन की तरफ आ गया। क्लियर होगी ये बात जी मेरे भाई? देखिए, क्वेश्चन में जब तक हमें एसेट्स की बात नहीं करेगा हम डिस्क्लोजर नहीं देंगे। एसेट्स की बात नहीं करेगा हम डिस्क्लोजर, हमें नहीं पता ब्रांड डैमेज किस हद तक हुई है, ठीक है। अब कॉमन सेंस यही कहती है ब्रांच डैमेज हुई मतलब उसमें जो कुछ था सारा कुछ डैमेज हो गया, लेकिन क्वेश्चन में उसका जिक्र नहीं है, इसलिए हम उस तरफ नहीं। या अगर आप जाना चाहते भी है तो एंड में एक एडिशनल लाइन इफ के साथ कर दें, इफ ब्रांच एसेट्स आर आल्सो डैमेज्ड, significant portion of branch asset is also damaged, then IATA shall also include MCQ matter paragraph। एडिशनल पॉइंट के तौर पे कर सकते हैं करना चाहे तो, ठीक है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है इस क्वेश्चन में, स्कोप लिमिटेशन तो 100% आपने बताना ही बताना। इस पे एग्री करते हैं? नहीं भाई, इस पे भी एग्री नहीं कर रहे। स्कोप लिमिटेशन तो बताएंगे ना इस क्वेश्चन में। हाँ, एमसीक्यू मैटर के ऊपर इशू है कि वो आना चाहिए कि नहीं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट का ये ख्याल है ब्रांच डैमेज हुई तो अंडरस्टूड है एसेट्स भी डैमेज हुए होंगे, इसलिए एमसीक्यू मैटर भी आना चाहिए। तो मैं इसकी इजाजत दे रहा हूँ, लिख सकते हैं, लेकिन एडिशनल पॉइंट के तौर पे। ये ना हो कि सिर्फ एमसीक्यू मैटर डिस्कस करें और स्कोप लिमिटेशन को छोड़ दें, वो नहीं करना, ठीक। थर्ड में कोई प्रॉब्लम? थर्ड भी क्लियर है? चलिए, हाँ, आपने शायद एंड में सॉल्यूशन में देखा होगा, उसने लिखा है, नोट कीजिए कि 2 शार्विक गवर्नेंस वाली बात हमने क्यों लिखी। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि क्यों लिखी हमने 2 शार्विक गवर्नेंस वाली बात? क्योंकि रिपोर्ट मॉडिफाई होने जा रही है। नहीं, तसल्ली बख्श आंसर नहीं है। वो तो हर केस में फिर इस तरह होगा ना, वो तो हर केस में फिर जब कभी भी रिपोर्ट मॉडिफाई होगी तो वो प्रैक्टिकली तो हम हमेशा डायरेक्टर्स को बताते हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा कि किसी क्वेश्चन में हम जिक्र करते हैं सॉल्व करते हुए कि मैनेजमेंट शुड रिक्वेस्ट टू करेक्ट दिस मिस स्टेटमेंट, अदरवाइज मैटर शुड बी डिस्कस विद 2 शार्विक गवर्नेंस। लेकिन किसी में डायरेक्ट रिपोर्ट के ऊपर हम डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं कि मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं, फैक्ट मटेरियल या परवेसिव। क्वेश्चन मेरा ये है कि किस क्वेश्चन में हमने जो मैनेजमेंट को रिकमेंड करना है कि मिस स्टेटमेंट करेक्ट कर लें, डायरेक्टर के साथ डिस्कस करना है, और किस क्वेश्चन में ये पॉइंट नहीं लिखेंगे जी? शाबाश, रिक्वायरमेंट बताएगी हमें, रिक्वायरमेंट बताएगी। आपको बताया था कि रिक्वायरमेंट अगर है ना इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट बताएं, तो फिर हम सिर्फ रिपोर्ट के अंदर रहते हैं, रिपोर्ट के अलावा वाली कोई बात का जिक्र नहीं करते।
कि ऑडिटर ने मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करनी है, ऑडिटर ने 2 शावी गवर्नेंस के साथ डिस्कशन करनी है, इस तरह की कोई बात नहीं करते। लेकिन अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो कि इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट तो बताओ, साथ ही साथ कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑडिटर भी बताओ, कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑडिटर भी बताओ, तो फिर उस सूरत में हम कोर्स ऑफ एक्शन में ये पॉइंट लिखते हैं। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़े, आपको कहीं पे कोर्स ऑफ एक्शन का वर्ड आ रहा है नजर के, सिर्फ यही लिखा है इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, इफेक्ट ऑन ओपिनियन बताओ, कोर्स ऑफ एक्शन का लफ्ज लिखा होगा। तो इसीलिए इसमें हमने डायरेक्ट रिपोर्ट पे जंप नहीं लगाई, बल्कि पहले कोर्स ऑफ, अच्छा बताइए कोर्स ऑफ एक्शन हमने इससे पहले पढ़ा है कि नहीं कहीं? क्या हमने सिर्फ क्वेश्चन में पढ़ा है कि नोट्स में हमने वो कंसेप्ट्स कवर करते हुए भी पढ़ा है? किस जगह पढ़ा था? एथिक्स वाले में नहीं पढ़ा था। हाँ जी, चैप्टर 4 में जब हमने मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल्स पढ़ी थी, उसके साथ एंड में लिखा हुआ था अगर राइटर को मिस स्टेटमेंट नजर आ जाए कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। जब हमने स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल्स पढ़ी थी तो एग्जांपल्स के बाद एंड पे पढ़ा था कि अगर राइटर को स्कोप लिमिटेशन नजर आ जाए तो उसने उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या। तो अगर क्वेश्चन में कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर कर रहा है तो हमने फिर वो भी मेंशन करना होगा। ठीक है, वो 1-2 पॉइंट होते हैं, सिर्फ 1-2 लाइनें होती है, लेकिन उसके मार्क्स होते हैं। तो रिक्वायरमेंट का फर्क समझ आया कि हमने ये पॉइंट क्यों लिखा है जी? और कोई क्वेश्चन? जी जी भैया थोड़ा ऊंची बोला कीजिए भाई, ये फरमाइशी प्रोग्राम है, रिपीट कर दूं बात? कौन सी बात? रिपीट? सोए हुए थे, सीरियस हो गए हैं यार मेरे भाई? कौन सी बात? अभी खादिम हुसैन बताइए कौन सी बात रिपीट करूं? हाँ सुन लीजिए, समटाइम किसी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं कि सिर्फ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ, तो हम डायरेक्ट रिपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट बताएंगे कि मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं, इफेक्ट क्या है और ओपिनियन की टाइप क्या होगी। ठीक है, अगर वो रिक्वायरमेंट में इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछे। अगर रिक्वायरमेंट में वो स्पेसिफाई नहीं, हाँ, लिमिट नहीं करता हमें रिपोर्ट तक, बल्कि वो कहता है ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन बताइए इस सिचुएशन में क्या होगा। तो जब वो कोर्स ऑफ एक्शन की बात करता है, इसका मतलब है आपने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट तो बताना ही बताना है, उससे पहले भी अगर ऑडिटर ने कोई 1-2 स्टेप्स लेने हैं तो वो भी बताने हैं। यहां पे चूंकि उसने कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायरमेंट में कहा हुआ है बताइए, तो हम इफेक्ट ऑन रिपोर्ट तो बता ही रहे हैं, उसके साथ साथ एडिशनल 1-2 और स्टेप्स भी बता रहे हैं जो ऑडिटर को करने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करना है कि मिस स्टेटमेंट वगैरह करेक्ट कर ले। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है कि अगर आपने इस सिचुएशन को करेक्ट नहीं किया तो हम ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे। क्लियर हो गया मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? चलिए 4 क्लियर हो गया। इसके बाद 6 में कौन से वाला क्वेश्चन था? 17। चलिए 17 में ए पार्ट, 2 पार्ट्स हैं। ए पार्ट बिलाल एंड कंपनी, इसमें कोई इशू? ये टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट वाला कंसेप्ट उसने टेस्ट किया, जो हमें पता है कि ये डिबेंचर होते हैं, इन पे शेयर्स वाला असूल नहीं लगेगा। अच्छा, इन पे इंडेटेड वाला असूल भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी इंडेटेड है, ऑडिटर इंडेटेड नहीं। करें। बी में कोई प्रॉब्लम नहीं, बी में प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। उसमें उसने एक असल में बिजनेस लॉ का कंसेप्ट टेस्ट कर दिया छोटा सा। मुझे ये बताइए कि आपने बिजनेस लॉ प्रोबेबली पढ़ा होगा। अच्छा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा पास किया होगा, मैं कह रहा हूं पढ़ा होगा। पढ़ा तो उसमें एक कंसेप्ट होता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का। मुझे बताइए कि पार्टनरशिप के जितने भी एसेट्स होते हैं उनके मालिक कौन होते हैं? कोई एक पार्टनर या कलेक्टिवली सारे पार्टनर? और इसी तरह जो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटीज होती हैं वो किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी है, सारे पार्टनर? सारे पार्टनर। यानी अगर कोई पार्टनर ए बैंक से लोन लेता है और फर्म लोन वापस नहीं कर पाती, क्या वो पार्टनर ए नहीं वापस करना है कि दूसरे पार्टनर की भी लायबिलिटी है? दूसरे पार्टनर की भी लायबिलिटी। ये तो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है आपने। उसी तरह बताइए, अगर पार्टनरशिप के जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज है, मैं उसमें पार्टनर हूं, वो मेरे भी एसेट्स और लायबिलिटीज है, तो अगर पार्टनरशिप ने शेयर्स खरीदे हैं किसी क्लाइंट में,
वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है शेयर्स। मुझे बताइए क्या मैं भी उन शेयर्स का मालिक हूं कि नहीं हूं? मैं भी उन शेयर्स का मालिक हूं। इसीलिए जो शेयर पार्टनरशिप फर्म होल्ड कर रही है वो ही शेयर सारे के सारे पार्टनर्स भी होल्ड कर रहे हैं। शेयर्स हेल्ड बाय फर्म इज इक्वल टू शेयर्स हेल्ड बाय पार्टनर्स, क्योंकि उनके मालिक पार्टनर्स ही होते हैं। समझ आ रही है बात? तो फर्क सिर्फ यह है कि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली पार्टनर के शेयर्स नहीं, इनडायरेक्ट होल्डिंग है, डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, यानी डायरेक्ट उसके अपने पर्सनल नेम पे नहीं है, इनडायरेक्ट लेकिन है उसी की ओनरशिप में। तो बताइए क्या डिस्क्लोज करने वाली और डिस्पोज करने वाली कंडीशन अप्लाई होगी? बिल्कुल अप्लाई होगी, बिल्कुल अप्लाई होगी। ठीक है, क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ फर्म इज इक्वल टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। जी जी, अब जी बिल्कुल हमने पढ़ा था कि अगर 20% से ज्यादा शेयर्स होंगे तो वो कंपनी एसोसिएटेड बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे है। नहीं नहीं, यहाँ पे हमें एसोसिएटेड वाला कंसेप्ट अप्लाई करना ही नहीं है। यहाँ पे तो वो कह रहा है कि मैं फर्ज कीजिए एक पार्टनरशिप में पार्टनर हूं, उस पार्टनरशिप ने क्लाइंट के शेयर्स खरीदे हैं। हमने ये डिसाइड नहीं करना कि हमारी पार्टनरशिप और वो क्लाइंट ये दोनों एसोसिएटेड है कि नहीं। देखिए सिचुएशन यही है ना जो मैं बता रहा हूं। वो कह रहा है जैन एंड कंपनी फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ हारिस लिमिटेड। हारिस लिमिटेड के लिए अपॉइंटमेंट आई। इमरान ने पार्टनर इन जैन एंड कंपनी इज आल्सो ए पार्टनर इन प्योर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स ए पार्टनरशिप। ऑडिटर जो है वो एक दूसरी पार्टनरशिप में भी पार्टनर है और उस पार्टनरशिप के पास शेयर्स हैं हमारे क्लाइंट के। तो हमने इसमें पार्टनरशिप फर्म और क्लाइंट का रिलेशनशिप नहीं डिस्कस करना, बल्कि हमने डिस्कस करना है पार्टनर और पार्टनरशिप का रिलेशनशिप के एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप ये पार्टनर के एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं। तो जो शेयर्स पार्टनरशिप होल्ड कर रही है, मतलब इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन वो शेयर पार्टनर ही होल्ड कर रहे हैं, इसीलिए यहां पे पार्टनरशिप फर्म को भी शेयर डिस्पोज करने चाहिए। ठीक जी, और कोई क्वेश्चन? ये सिचुएशन क्लियरली ऑडिट में डिस्कस नहीं हुई, लेकिन लॉ में एक जगह पे डिस्कस हुई है। वो तो लॉ के आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे ऑडिट के पेपर में वो अक्सर अकाउंटिंग और लॉ के कंसेप्ट्स को भी टेस्ट कर लेता है। हर क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन कई क्वेश्चन में। ठीक है, अकाउंटिंग और लॉ के कंसेप्ट को भी टेस्ट करता है। चैप्टर 4 में वो अक्सर टेस्ट करता है हमारे अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स को, और चैप्टर 6 में वो अक्सर कंसेप्ट टेस्ट करता है लॉ वाले। ठीक जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए 7 इसको भी क्लोज कर दें। इसके बाद चैप्टर 7 में आइए। 7 की कौन सी केस स्टडी थी आज? 14। अच्छा, 14 में एक बात आपको बताना भूल गया, जिसकी वजह से शायद आप थोड़ा सा सोल्यूशन देख के कंफ्यूज हुए हो। ये क्वेश्चन जो है आई कैप के क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, और आई कैप के क्वेश्चन बैंक में कहां से आया? एसीसी के पास पेपर से। तो कॉपी पेस्ट करते हुए आधा क्वेश्चन स्किप हो गया। तो आप कहते हैं सोल्यूशन देखे कह रहे हो ये थ्रेड कहां से आ गया, इसका तो जिक्र ही नहीं है। आपने इसलिए नहीं किया? अच्छा, थोड़ा सा यानी पता चल गया आपको कि पूरा नहीं। चलिए ठीक है, तो आज फिर इसको डिस्कस नहीं करते, ये कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, और इसको आपने बाई कैप के क्वेश्चन बैंक से करना है। नहीं, कल कोई छुट्टी नहीं है, कल रेगुलर क्लास है, और कल के लिए हमने कंसेप्ट भी रखे हुए हैं। बल्कि कल हम जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें वो क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडीज होंगी, नहीं जो आई कैप के क्वेश्चन बैंक में भी आए। कोशिश करेंगे हम आई कैप के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन जो हैं
ज्यादातर वो कल के सेट में हो हमारे। तो क्वेश्चन 14 देखिए, डिसाइड क्या हुआ। क्वेश्चन 14 आपने आई कैप के क्वेश्चन बैंक से अटेम्प्ट करना है। लेकिन मुझे ये बताइए, आई कैप का क्वेश्चन बैंक आपके पास कहां से आएगा? एक मिनट है जी, पुराना है आपके पास कितना, 2 साल पुराना? हाँ, पिछले टर्म में, बिल्कुल ठीक है। तो आपने वो क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन नंबर पे पहुंचना है। अगर किसी के पास नहीं है, आई कैप की वेबसाइट पे अपना स्टूडेंट लॉगिन से एक्सेस कर सकता है। ये भी मुश्किल है तो हमारे पास वो टीए रूम में आ जाए यूएसबी लेके, कोई ऐसा जो है स्टोरेज मीडिया जिसपे हम उसको ट्रांसफर कर सकें। लेकिन कल ये एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि सर मेरे पास आई कैप का क्वेश्चन बैंक नहीं था। हम जाके आपको आई कैप से हार्ड फॉर्म में परचेज करने को नहीं कह रहे, शॉर्ट फॉर्म में आप जो है उसको डाउनलोड कीजिए और ये वाला क्वेश्चन वहां से देख लें, या अगर किसी स्टूडेंट के पास है तो इसकी तस्वीर ले सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब आज की होम असाइनमेंट सुन लें। अच्छा, आज की होम असाइनमेंट में क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हैं लेकिन है छोटे छोटे, ताकि आप बोर ना हो जाएं। आज की असाइनमेंट की जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटा से 1.25 घंटा है, ठीक है। 1 घंटा से 1.25 घंटा एवरी स्टूडेंट के लिए। 1 घंटा से 1.25 घंटा अगर एग्जाम स्टाइल में इसको अटेम्प्ट करें तो इतना टाइम लगेगा। हाँ, जिन स्टूडेंट का कंसेप्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग है वो हो सकता है 45 मिनट में इसको अटेम्प्ट कर लें, और जो थोड़े स्लो काम करने वाले हैं, थोड़ा मतलब स्ट्रगल करते हैं कंसेप्ट सीखने में, उनको शायद 1.5 घंटा लग जाए। लेकिन इससे ज्यादा की असाइनमेंट नहीं है। ऑन एवरेज 1 घंटा से लेके 1.25 घंटा लगेगा। असाइनमेंट नोट कर लीजिए। और जब मैं असाइनमेंट बता रहा हूँ दरमियान में कोई स्टूडेंट ना बोले, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि चैप्टर नंबर कौन सा था और क्वेश्चन नंबर कौन सा। नोट कीजिए असाइनमेंट कल के लिए। चैप्टर नंबर 4, केस स्टडी नंबर 27, 28, 29। तीन केस स्टडी। चैप्टर 6 केस स्टडी नंबर 14, 18, 19। 6 के 3। अब 7 के सुनिए। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ये 9 क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एग्जाम स्टाइल में करना है, नहीं कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में बुलेट बना के सिर्फ मेन पॉइंट नहीं लिखने, पूरा सेंटेंस बना के सॉल्व करना है आपने। और ये जी चलिए, असाइनमेंट क्लियर हो गई। वापिस आ जाइए अब लेक्चर की तरह। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हमने कल जितना पढ़ा था, बताइए उसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? पॉइंट एफ सुन लें। अच्छा, पॉइंट ई तो आपने काट दिया ना। अच्छा चले, पॉइंट एफ सुन लीजिए। रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट्स टू बी इशूड बाय द ऑडिटर। वो कह रहा है कि ऑडिटर रेफर करेगा, बताएगा क्या एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड बाय द ऑडिटर, कि ऑडिटर ने एट द एंड ऑफ द ऑडिट जो रिपोर्ट इशू करनी है उसका एक्सपेक्टेड फॉर्मेट क्या होगा, कंटेंट्स क्या होंगे। अच्छा, दूसरे लफ्जों में उसने इस्तेमाल नहीं किए ये अल्फाज, लेकिन कहना क्या चाह रहा है कि ऑडिटर बताएगा एंगेजमेंट लेटर में कि उसके ख्याल में वो अनमोडिफाइड रिपोर्ट इशू करेगा या मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू करेगा।
फॉर्म एंड कंटेंट का मतलब ये है कि जो रिपोर्ट इशू की जाएगी वो अनमोडिफाइड होगी या मॉडिफाइड होगी। और हमने कल एक दो एग्जांपल के जरिए से ये कंसेप्ट सीखा था कि समटाइम्स ऑडिटर को एक्सेप्टेंस के वक्त ही पता चल जाता है कि जो रिपोर्ट इशू होने जाएगी एक्सपेक्टेड क्या है, अनमोडिफाइड होगी कि ये मॉडिफाइड होगी। ठीक है, तो जो भी एक्सपेक्टेशन हो वो एंगेजमेंट लेटर में लिख देता है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ मेरे भाई? इसके बाद कह रहा है लेकिन चूंकि ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है तो इसीलिए हम आगे स्टेटमेंट लिखते हैं कि एक्चुअल रिपोर्ट में भी डिफरेंट। अगर हालात चेंज हो गए तो एक्चुअल रिपोर्ट में भी डिफरेंट। अब छोटी सी एग्जांपल दे दूं, हमारा एक क्लाइंट था, मैंने तकरीबन, आपने देखा होगा जितने भी केस स्टडीज की हैं चैप्टर 4 की, उनमें तकरीबन हर केस स्टडी में मोर देन 95% केस स्टडीज में मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली सिचुएशन डिफरेंट है। प्रैक्टिकली मोर देन 90% केसेस में अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता है। मॉडिफाइड ओपिनियन बहुत कम दिया, लेकिन चूंकि एग्जाम आपको पता है वो एक्सेप्शनल सिचुएशन पे बेस कर रहे होते हैं। नॉर्मली जो एग्जाम में आईकैप क्वेश्चन पूछता है वो एक्सेप्शनल सिचुएशन का, इसीलिए हमें एग्जाम क्वेश्चन में तकरीबन हर क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन नजर आ रही होती है। तो मैंने तकरीबन अपने आर्टिकल्स के दौरान और आर्टिकल्स के बाद जो जितना अरसा फॉर्म में रहा, सिर्फ एक क्लाइंट ऐसा था जिसपे मॉडिफाइड ओपिनियन दिया। मॉडिफाइड ओपिनियन, अच्छा उसके थोड़े से मैं आपको शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा लेक्चर है, वो सुन लीजिए। क्योंकि आईकैप का एक केस स्टडी भी है जो इस तक मिलती जुलती है इस सिचुएशन से, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हुआ कुछ यूं कि क्लाइंट के वेयर हाउस में आग लग गई। उस आग से एसेट्स जले, उस आग से एसेट्स। क्लाइंट का नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा था कि आग लगने का खतरा था, उन्होंने इंश्योरेंस करवाई थी। अब जिस वक्त आग लगी, फर्ज कीजिए कि 200 मिलियन के एसेट्स जल गए। क्लाइंट ने पहली एंट्री तो पास की, लॉस डेबिट और एसेट्स क्रेडिट। उसके बाद एक दूसरी एंट्री पास की, क्या कि रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी वाले जो थे, आपको तो जब आग लगती है तो क्या फौरन उसी दिन पेमेंट कर देते हैं? वो आके अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि पता चले वाकई जितने के एसेट आप क्लेम कर रहे हैं उस जगह पे उतने के एसेट मौजूद थे भी कि नहीं थे, क्या इतना ही नुकसान हुआ है। और इसमें टाइम लग जाता है, कोई 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने हो सकता है, बाजू का इससे भी ज्यादा टाइम लगे, वो उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर पे डिपेंड कर रहा होता है। तो जिस वक्त ऑडिट चल रहा था, सिचुएशन ये थी कि इंश्योरेंस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन क्लाइंट ने एंट्री रिकॉर्ड कर ली है। अच्छा, हमने क्लाइंट से पूछा कि सर आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, लॉस, वो तो बिल्कुल ठीक किया। हमारे अकाउंटिंग में ये लिखा है कि रेवेन्यू तब तक, रिसीवेबल तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक वो वर्चुअली सर्टन ना हो। क्या? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमें सर्टन है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे देंगे। ये देखिए उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है हमारे साथ। एग्रीमेंट क्या है कि जब कभी आग लगेगी और हमारा जितना नुकसान होगा ड्यू इन्वेस्टिगेशन के बाद वो हमें उतना नुकसान हमारा भरेंगे, इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे करें। हमने कहा ठीक है, एग्रीमेंट यही हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या ड्यू इन्वेस्टिगेशन के बाद, और इसमें अमाउंट कंफर्म नहीं है कि कितना नुकसान, वो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन में कितनी अमाउंट साबित होती है। आपने तो पूरे का पूरा 200 मिलियन ही रिकवरेबल रिकॉर्ड कर लिया है। क्या इंश्योरेंस कंपनी, आपके पास एविडेंस है कोई और कि जिससे साबित हो जाए कि कंफर्म में आपको 200 मिलियन रिसीव होगा? क्या इंश्योरेंस कंपनी वालों ने आपको 200 मिलियन दे दिया है? उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं दिया। हमने कहा क्या उन्होंने आपको रिटर्न फॉर्म में कह दिया कि हम आपको 200 मिलियन पे करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा। उन्होंने तो ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद जितना भी नुकसान साबित हुआ उतनी पेमेंट करेंगे। तो हमने कहा फिर ये कैसे, आपने जो विजुअली सर्टन वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, आपको ये रिसीवेबल और इनकम रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। क्लाइंट ने कहा नहीं जी, एग्रीमेंट है हमारे पास और वो हमें पता है कि हम, इंश्योरेंस वालों को नहीं पता ना कितना, हमें तो पता हमारा कितना नुकसान हुआ है, हमने एंट्री ठीक रिकॉर्ड किया। अब बताइए क्या एज ऑडिटर हमें क्लाइंट के इस आर्गुमेंट को मान लेना चाहिए? क्या
एग्रीमेंट कि अगर लॉस हुआ तो इन्वेस्टिगेशन के बाद हम आपको रीइंबर्स करेंगे जो लॉस हुआ है, वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है उस ट्रांजैक्शन के लिए जो क्लाइंट ने रिकॉर्ड की है रिकवरी के, वो नहीं है। हमने कहा इससे वर्चुअली सर्टन साबित नहीं होता। ओपिनियन कौन सा दिया होगा? क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन हमने दिया, क्लाइंट ने रिवर्स नहीं की ट्रांजैक्शन। अगले साल के ऑडिटर भी फर्ज कीजिए हम ही अपॉइंट हुए और अगले साल बैलेंस शीट हमने देखी, उसमें अभी तक वो रिसीवेबल आ रहा था। फर्ज कीजिए कि इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई। बताइए क्या ऑडिटर को स्टार्ट में ही इस बात का अंदाजा है कि ओपिनियन मॉडिफाइड हो सकता है इस साल भी? क्या उसे एंगेजमेंट लेटर में इस बात का जिक्र कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए, यह है एक्सपेक्टेड। लेकिन साथ में यह भी लिख देना चाहिए कि अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं तो हमारा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है। यानी साइलेंटली क्या कह रहे हैं हम कि अगर फर्ज कीजिए आप बाद में इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स करने को तैयार हो जाते हैं तो फिर हम अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देंगे, या बाद में अगर इंश्योरेंस कंपनी वाले कंफर्म कर देते हैं कि हाँ ठीक है हम आपको इतने पैसे दे देंगे, तो फिर भी हमारा ओपिनियन अनमोडिफाइड। तो इसीलिए हम एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड इसका एंगेजमेंट लेटर में जिक्र करते हैं, प्लस साथ में स्टेटमेंट भी लिखते हैं कि अगर सर्कमस्टेंसेस हालात चेंज हो गए तो हमारा रिपोर्ट चेंज भी हो सकती है, एक्चुअल रिपोर्ट में भी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड। क्लियर हो गया भाई? चलिए और कोई क्वेश्चन? कोई? चलिए कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर में कुछ हमने फीस और बेसिस ऑफ फी तक पढ़ लिया था। इस एफ तक सब्सिक्वेंट इवेंट वाली बात पढ़ ली थी? सब्सिक्वेंट इवेंट वाली बात नहीं पढ़ी थी ना अभी? हाँ तो भाई यही तक पढ़ा था, एफ तो ना कहे। अरेंजमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू इन्फॉर्म द ऑडिटर ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अच्छा ये एक अहम कंसेप्ट है, आगे चल के एक चैप्टर की बेस बनेगा। यहाँ पे तो एक छोटा सा सिर्फ पॉइंट है ना, लेकिन मैं इसको आपको समझा रहा हूं क्योंकि आगे चल के मैंने इस कंसेप्ट को यूज करना है। जरा इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे ये बताइए, फर्स्ट कीजिए ये है एक टाइमलाइन, यहां पे है ईयर एंड, डेट्स आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ईयर एंड के बाद ऑडिट हुआ, ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई। फॉर एग्जाम्पल ये 31 दिसंबर 2018 है, फॉर एग्जाम्पल ये 25 मार्च है। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हो गई। अच्छा बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब इशू होती हैं? जब शेयर होल्डर्स को एजीएम का नोटिस सेंड होता है उस वक्त, या जब एजीएम कंडक्ट होती है? जब नोटिस सेंड होता है। आपने अगर लॉ पढ़ा तो आपको अंदाजा होगा, जब वो नोटिस सेंड करते हैं उसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट और डायरेक्टर्स रिपोर्ट अटैच करके भिजवाते हैं। ये फर्ज कीजिए है 30 मार्च, इनको हम कह देते हैं ये है पॉइंट ए हमारा, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। जरा सोच के बताइएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS 10 क्या कहता है कि जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं यानी ईयर एंड के बाद, वो कब से लेके कब तक वाले हमने एडजस्ट या डिस्क्लोज करने हैं? पॉइंट ए से लेके बी तक वाले या पॉइंट ए से लेके सी तक वाले? पॉइंट ए से लेके सी तक, ये कंफर्म है ना? वो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यूएंस के बजाय शायद वर्ड यूज करता है ऑथोराइज फॉर इश्यूएंस। ठीक है, वो बात तकरीबन वही है। वो जिस दिन डिसीजन करते हैं डायरेक्टर्स के अब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करनी है, वो उसी दिन इशू कर देते हैं। IAS 10 में शायद ऑथोराइज फॉर इश्यूएंस का वर्ड यूज हो, एक ही बात है, ऑथोराइज फॉर इश्यूएंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड। अब अकाउंटिंग ये कहती है कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स देखने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट या डिस्क्लोज होने चाहिए ए से लेके सी तक। अब ऑडिट क्या कहता है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिट रिपोर्ट तक। जिस दिन ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट साइन कर देता है उसके बाद वो अपने घर चला जाता है, उसके बाद वो मजीद प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करता। ये कंसेप्ट आपको शायद याद होगा, चैप्टर 3 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हमने पढ़ा था कि ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद नो न्यू प्रोसीजर नो न्यू डॉक्यूमेंटेशन।
ये रूल हमने पढ़ा था। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉइंट ए से लेके बी तक। जब ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दे उसके बाद घर चला जाएगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या पॉइंट बी और सी के दरमियान में कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हो सकता है? अगर इवेंट अकर हो सकता है उसे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट या डिस्क्लोज होना चाहिए? बताइए ऑडिटर को कैसे पता चलेगा? मैनेजमेंट, आप नोट कीजिए यहां पे वो ये नहीं कह रहा कि सारे सब्सिक्वेंट इवेंट मैनेजमेंट बताएगी, ये नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि कह रहा भाई पॉइंट ए से लेके बी तक तो ऑडिटर मैं मौजूद हूं क्लाइंट पे, ये तो मैं खुद देख लूंगा, ये तो मैं खुद सब्सिक्वेंट इवेंट ढूंढ लूंगा, वेरीफाई कर लूंगा। वो कौन से वाले सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में मैनेजमेंट को कह रहा है कि मुझे बताना? बी से सी तक ऑडिट रिपोर्ट के बाद वाले, ऑडिट रिपोर्ट से पहले वाले नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि वो तो ऑडिटर की अपनी जिम्मेदारी है, वो तो वो खुद ढूंढ लेगा प्रोसीजर पर, एक्टिवली प्रोसीजर परफॉर्म करके। पॉइंट बी के बाद वाली, तो ये बात समझ आई? वो कह रहे हैं मैनेजमेंट को, अब जाहिर है मैनेजमेंट को जब घर जाने लगेगा, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लगा के जाएगा तो फिर मैनेजमेंट उसे कहेगी ना। वैसे तो सूली तौर पे मैनेजमेंट को खुद भी पता होना चाहिए और वो ऑडिटर को बता दे, ऑडिटर ना भी कहे तो। लेकिन खास तौर पे ऑडिटर पॉइंट बी ऑडिट रिपोर्ट साइन करके जब घर जाने लगता है तो उससे पहले मैनेजमेंट को कहता है सर मैं घर जा रहा हूं, बी और सी के दरमियान में अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ तो मुझे बता देना। क्लियर होगी ये बात? ये बात समझ आ गई? अच्छा अब सुन लें, मैं सिर्फ अब इशू यहां पे आपके जहन में बिठा रहा हूं, डिस्कस बाद में करना। आपके ख्याल में अगर ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट दे दी, उसके बाद घर चला गया, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ यहां पे, तो आपका ऑडिट क्या कहता है? जितना ऑडिट आपने सीखा है क्या होगा भला? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड होंगी, रिवाइज होंगे? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड होंगी? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहां पे ऑडिट रिपोर्ट दे दी, उसके बाद पता चला कि सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल होना चाहिए। क्या ऑडिट रिपोर्ट वही होगी कि ऑडिट रिपोर्ट भी अमेंड होनी चाहिए? शाबाश, ऑडिट रिपोर्ट भी अमेंड होनी चाहिए। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट भी अमेंड होनी चाहिए। ये बहरहाल अभी हमारा एडवांस कंसेप्ट था, मैंने हल्का सा आपको आइडिया दे दिया। इन शॉर्ट वापस अपने बेसिक कंसेप्ट की तरफ आते हैं। बताइए क्या मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि बी और सी के दरमियान में सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हुए तो वो ऑडिटर को बताए? हमें मैनेजमेंट को ये बता देना चाहिए कि भैया आपकी जिम्मेदारी है। कैसे बताएंगे? अच्छा सिर्फ ये बता दीजिए, मुझे तसल्ली हो जाए, कंसेप्ट समझ आ गया। उसमें कह रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट के बाद वाले इवेंट मैनेजमेंट बताएगी, पहले वालों का जिक्र क्यों नहीं करा? वो तो ऑडिटर ने खुद आइडेंटिफाई करना है, वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थोड़ी लगाएंगे। वो भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लगा देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? क्लियर होगी ये बात? आगे चलते हैं। ये अहम कंसेप्ट था इसलिए थोड़ा इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन दैट मैनेजमेंट विल प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन। ऑडिटर कहेगा सर हम उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद आपसे अच्छी उम्मीद रखते हैं कि आप जब एंड पे जाके हम आपसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे तो आप उस वक्त रिफ्यूज नहीं करेंगे बल्कि हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। ये आपको बताया था ना कि हम एंड में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं किसे? एट द एंड ऑफ द ऑडिट मैनेजमेंट से। इसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, इसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर भी कहते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन लेटर भी कहते हैं। यानी चाहे पूरा नाम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर लिख लें, चाहे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और चाहे रिप्रेजेंटेशन लेटर, एक ही बात है। यहां तक बात समझ आ गई? ये अब मेरे भाई आप मुझे बताइए, एक स्टूडेंट मुझे कहने लगा सर ये रिप्रेजेंटेशन तो वो होती है जो रिटायरिंग ऑडिटर एजीएम में
मेंबर्स को सबमिट करवाता है। तो ये तो मैनेजमेंट से क्यों ले रहे हैं और इसका जिक्र एंगेजमेंट लेटर में क्यों कर रहे हैं? ये तो एंड में जो है जब ऑडिटर को रिटायर किया जाता है तब ऑडिटर सबमिट करवाता है। बताइए मुझे क्या कहना चाहिए कि सही कह रहा है क्या गलत कह रहा है? क्यों गलत कह रहा है नहीं पता। वो रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग होती है, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन लेटर कहलाता है नॉर्मली, वो और कंसेप्ट है, ठीक है। नॉर्मली जब क्वेश्चन में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का जिक्र आएगा तो इसका मतलब है ये वही है जो ऑडिटर मैनेजमेंट से ले रहा है, जो ऑडिटर मैनेजमेंट से ले रहा है। ये वो वाली रिप्रेजेंटेशन नहीं है जो रिटायरिंग ऑडिटर ने एजीएम में देनी है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, रेफरेंस टू एनी अदर कम्युनिकेशन एज ए रिजल्ट ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, फॉर एग्जांपल लेटर ऑफ वीकनेस। कह रहा है अगर आपने ऑडिट, अब देखिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऊपर रिपोर्ट देनी है ऑडिटर ने, वो तो ऊपर सी में उसने बता दिया कि सर रिपोर्ट तो मैं दूंगा। लेकिन अगर इसके अलावा ऑडिटर ने कोई और चीज भी कम्युनिकेट करनी है तो उसका भी जिक्र कर देगा, जैसे मैनेजमेंट लेटर। अब मैनेजमेंट लेटर ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो उसका जिक्र ऊपर सी में आ रहा होता। ये तो ऑडिटर की एक तरह से सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर ऑडिटर ने, और मैनेजमेंट लेटर याद रखे ये देना रिक्वायर्ड भी नहीं है, हम कुछ क्लाइंट में मैनेजमेंट लेटर देते हैं, कुछ क्लाइंट में मैनेजमेंट लेटर नहीं देते। तो अगर ऑडिटर ये कहे कि हाँ सर मैं आपको मैनेजमेंट लेटर भी प्रोवाइड कर दूंगा तो उसका जिक्र भी कर सकता है, ठीक है। नहीं समझ आ रही बात? क्या ऑडिटर ने मैनेजमेंट लेटर लाजमी देना है क्लाइंट को? तो अगर नहीं देना तो कोई इशू नहीं। अगर मैनेजमेंट लेटर ऑडिटर कह रहा है कि आपको बोनस के तौर पे दे दूंगा तो फिर उसको एंगेजमेंट लेटर में लिख दे ताकि भूल ना जाए बाद में। यही कह रहा है कि मैनेजमेंट लेटर लिख देना, ठीक है। अच्छा आपको बताऊं, हमारे ऑडिट में बाज़ औक़ात कुछ फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते वो हैं पांच फरिश्ते। उनके नाम बता दूं आपको, उनका नाम नोट कर ले फिर। 5 फरिश्ते नहीं भाई मेहरबानी इतना याद ना करो। एक है प्रीडिसेसर ऑडिटर, लिखे जल्दी लिखे, मैं नाम भूल ना जाए, जल्दी से लिखे। हाँ, प्रीडिसेसर ऑडिटर, फिर इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, फिर इसके बाद इंटरनल ऑडिटर, फिर इसके बाद एक्सपर्ट और फिर कंपोनेंट ऑडिटर। फिर सुन लें, प्रीडिसेसर ऑडिटर, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, उसके बाद एक्सपर्ट, इसके बाद इंटरनल ऑडिटर और कंपोनेंट ऑडिटर। कंपोनेंट ऑडिटर जी उसके लिए आपको जन्नती होना पड़ेगा, तो आपको कर दें फिर स्वर्गवासी। ये भाई को ले जाओ, इसकी गर्दन उड़ा दें भाई, पहुंचे गुरु के पास ही। अच्छा, हमने इनको फरिश्ते क्यों कहा ये सुन लें। इसलिए वैसे एक और छठा भी है फरिश्ता, लेकिन वो अभी नहीं, वो आपको नजर आएगा सीफैब लेवल पे। सीफैब लेवल वो अभी नहीं, नाम ऐसे बता चले, ले पूछना नहीं है। वो है सर्विस ऑडिटर। सर्विस ऑडिटर वहां मरते वक्त नजर आएगा, सर्विस ऑडिटर। अच्छा सुन ले, अब ये 5 फरिश्ते वो हमारे सिलेबस से बाहर है, जो सिलेबस में 5 फरिश्ते हैं वो सुन लें। इनको फरिश्ते क्यों? भाई देखें, आजकल वैसे ही आपको पता है जो दौर है, वो कोई बंदा किसी की मदद कर दे अगर, तो वो फरिश्ता ही हुआ ना उसके लिए।
तो ये 5 वो लोग हैं जो हमारी ऑडिट टीम का ऑफिशियली हिस्सा नहीं होते, लेकिन एविडेंस ऑब्टेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसलिए हमने इन्हें फरिश्ते कहा कि हमारी ऑडिट टीम का हिस्सा नहीं, लेकिन एविडेंस ऑब्टेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली क्या एग्जाम्पल थे? प्रीडिसेसर। क्या प्रीडिसेसर ऑडिटर हमारे ऑडिट में कोई हेल्प करता है? बिल्कुल, ये 2 दफा हेल्प करता है, 2 जगह। एक, एक्सेप्टेंस के वक्त जो क्लाइंट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं हमें वो बताता है, हमें फैसला करने में आसानी होती है कि इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। और दूसरा, ऑडिट के दौरान में अगर हमें पिछले साल के वर्किंग पेपर की जरूरत पड़ जाए तो ये हमें पिछले साल के वर्किंग पेपर्स प्रोवाइड कर सकता है। लाजिम नहीं है करेगा क्योंकि ओनर है, कर सकता है। तो ये क्या ऑडिटर समझ आ गया, हमारे काम आता है। आगे चले, दूसरा कौन सा था? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। अब क्वालिटी जब कभी कोई एथिकल इशू अराइज होता है, कोई सिग्निफिकेंट थ्रेट अराइज होता है ऑडिट के दौरान में, तो क्या हमने उस थ्रेट पे एप्रोप्रिएट सेफगार्ड अप्लाई किए हैं कि नहीं, हमने उस थ्रेट को रिड्यूस कर लिया कि नहीं, उस पर काबू पा लिया कि नहीं, ये डिसाइड करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हमारे काम आता है। वो भी ऑफिशियली हमारी टीम का हिस्सा नहीं होता ऑफिशियली, लेकिन हेल्प कर दी ना उसने हमें। आपने कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स के सेफगार्ड्स में के हम क्वालिटी कंट्रोल अगर सिग्निफिकेंट थ्रेट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो तो हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा लो। 2 हो गए, फिर समझ आ गई कैसे हेल्प करते हैं। तीसरा कौन था? इंटरनल ऑडिटर। अच्छा, इंटरनल ऑडिटर बेसिकली क्लाइंट का एम्प्लॉय है। एक्सटर्नल ऑडिटर क्लाइंट का एम्प्लॉय नहीं, इंटरनल ऑडिटर क्लाइंट का एम्प्लॉय है, लेकिन इसका काम मिलता जुलता है ऑडिटर के काम से। इसने भी कंपनी को चेक करके उसमें मसले मसाइल जो हैं वो डायरेक्टर्स को बताने हैं। हमने भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के जो मसले मसाइल हो शेयर होल्डर्स को बताने हैं। लेकिन इंटरनल ऑडिटर का स्कोप वाइड होता है, याद रखें। एक्सटर्नल ऑडिटर का स्कोप होता है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हद तक। इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग वगैरह जो है उसके ओपिनियन देना उसके स्कोप में शामिल नहीं। लेकिन इंटरनल ऑडिटर के स्कोप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हैं, इंटरनल कंट्रोल भी है, और भी कोई काम अगर डायरेक्टर उसे कह दे तो इंटरनल ऑडिटर वाला वो भी करता है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि एक्सटर्नल ऑडिटर का काम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक, इंटरनल ऑडिटर का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा और चीजें भी चेक करना है। लेकिन बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सटर्नल ऑडिटर भी कर रहा है, इंटरनल ऑडिटर वाला भी कर रहा है, क्या इंटरनल ऑडिटर वाले ने अगर कुछ चीजें चेक की हुई है, एक्सटर्नल ऑडिटर उनकी हेल्प ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। फिर बताइए, एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर इनका प्रोफेशन भी मिलता जुलता होता है, तो क्या ऑडिट के दौरान में ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर की हेल्प ले सकता है, उसके काम को यूज कर सकता है, उससे असिस्टेंस ऑब्टेन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो ये अब लेकिन किन एरियाज में हम असिस्टेंस ऑब्टेन करते हैं, किन एरियाज में उसका वर्क यूज करते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं कि इंटरनल ऑडिटर से हम हेल्प लेते हैं। ये बात समझ आ गई? तो ये भी हमारे लिए फरिश्ता साबित हुआ ना। तीन हो गए, बाकी चौथा कौन? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट हर उस बंदे को कहते हैं जो कि किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज नॉलेज रखता है, स्किल्स हैं उसके पास किसी भी फील्ड में, सिवाय अकाउंटिंग और ऑडिट की फील्ड के। अकाउंटिंग और ऑडिट की फील्ड के एक्सपर्ट को हम एक्सपर्ट नहीं कहते। क्यों? उसको तो हम ऑडिटर कहते हैं, उसको तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। 4 हो गए, 4 ही हुए ना। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, प्रीडिसेसर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, एक्सपर्ट। अब क्या हुआ? कंपोनेंट ऑडिटर। सुन लें, कंपोनेंट ऑडिटर क्या होता है ये अभी बता रहा हूं, इसके बाद कभी नहीं बताऊंगा, ठीक है? लेकिन आप पूछेंगे जरूर।
तो बता दूंगा, क्या बताने आता, लेकिन भाई कोशिश करें कि अभी समझ लें मेरा भाई। कंपोनेंट ऑडिटर क्या होता है? फर्ज कीजिए हम नेशनल बैंक का ऑडिट करने के लिए गए, पता चला उनकी एक ब्रांच न्यूयॉर्क में भी है भी सिग्निफिकेंट, वहां पे भी उसका भी ऑडिट होना चाहिए। अगर तो हमसे कोई पूछे ना एंगेजमेंट टीम वालों से कि भाई इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई करना क्या, न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, उधर जाके ऑडिट, उधर जाके ब्रांच बहुत सिग्निफिकेंट है, कोई 1.5-2 महीने का स्टे होगा हमारा उधर। लेकिन अगर एंगेजमेंट पार्टनर से पूछे, वो कहेगा भैया हमने अपनी कॉस्ट कम से कम रखनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, तो हम अपनी टीम न्यूयॉर्क नहीं भेजेंगे, बल्कि न्यूयॉर्क का कोई लोकल ऑडिटर है उसे अपने प्रोसीजर भेज देंगे कि वहां पे ये प्रोसीजर परफॉर्म करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें भिजवा दो। इससे फायदा क्या होगा, वीजा पासपोर्ट वगैरह सारा पैसे बचेंगे, स्टे जो उधर करना है वो उधर जो खाना पीना होगा उसके पैसे भी बचेंगे, ठीक है, और सारी पेमेंट आपको उधर डॉलर में होती है। तो कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर डिसीजन क्या है, क्या हमारी टीम जाए उधर न्यूयॉर्क के वहां के लोकल ऑडिटर को एंगेज कर लेना चाहिए? इसीलिए मैंने कहा था कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भाई लोकल ऑडिटर वाली ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। वैसे अल्टीमेटली ये पार्टनर का डिसीजन है, पार्टनर वो चाहे तो अपनी टीम भेज दे, चाहे तो लोकल, ये ऑडिटर का पार्टनर का डिसीजन है। अगर वहां के लोकल ऑडिटर को एंगेज किया जाता है तो उस ऑडिटर को कहते हैं कंपोनेंट ऑडिटर। कंपोनेंट का मतलब लिख ले, इज इक्वल टू ब्रांच, कंपोनेंट इज इक्वल टू ब्रांच, ठीक है, उसका कहते हैं कंपोनेंट ऑडिटर। भी समझ आ गई 500 की, ठीक है। अब सुन लें, प्रीडिसेसर ऑडिटर और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रीडिसेसर ऑडिटर चैप्टर 5 में पढ़ा था, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर चैप्टर 7 में पढ़ा था। एक्सपर्ट और इंटरनल ऑडिटर, इनके बारे में डिटेल हमने पढ़नी है। एक्सपर्ट और इंटरनल ऑडिटर, इनके बारे में डिटेल हम अभी पढ़ेंगे, प्रोबेबली हमारा चैप्टर 18 होगा इनके ऊपर, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स। और जो कंपोनेंट ऑडिटर है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमने कभी नहीं पढ़ना इसके बारे में, ठीक है। सिर्फ ये टर्म 2-3 जगहों पे यूज होती है, इसीलिए आपको समझा दिया कि होता क्या, ठीक है, वरना ये हमारे सिलेबस में नहीं। भाई क्लियर होगी बात? सुने अब वापिस कंसेप्ट की तरफ आते हैं। देखिए कंसेप्ट भुगताने को ये 10 सेकंड 15 सेकंड में भी भुगताया जा सकता था, लेकिन मैंने तसल्ली से 15-20 मिनट इसके ऊपर लगाया। मुझे पता है कि इसको अच्छे तरीके से समझ आना भी जरूरी है और कंसेप्ट भी बैठ जाए ताकि आगे चल के दूसरे कंसेप्ट समझने में आसानी हो। वो कहता है इसका जिक्र एंगेजमेंट लेटर में क्यों किया? इश्यू तो हमारा फिर वही है ना, इनका वो इसलिए वो कहते हैं कि क्लाइंट ये कहता है सर ये लोग ऑफिशियली टीम का हिस्सा नहीं है, ये एक तरह से थर्ड पार्टी है, अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे अपने ऑडिट में, इनसे हेल्प लेंगे तो हमें खतरा है हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन तक पहुंच जाएगी। इसीलिए हम क्लाइंट से परमिशन लेने के लिए, किस लिए? क्लाइंट से परमिशन लेने के लिए कि हम इन लोगों से भी काम लेंगे, इनके साथ हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़े, आप हमें इजाजत दे दीजिए, वरना बाद में कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की वायलेशन का केस बन जाता है, आपको पता है ना। इसीलिए हम क्लाइंट से परमिशन लेने के लिए कि उसे कोई इतराज नहीं, इन लोगों को अगर यूज करना हो तो एंगेजमेंट लेटर में लिख देते हैं। क्लियर हो गई ये बात? भी बात समझ आई? इन लोगों का जिक्र क्यों करते हैं? चलिए अब आगे चलते हैं। जी जी हाँ, क्या अब सुने, जर्नल करके कंसेप्ट को बता रहा हूं। उन्होंने कहा सर ऑडिटर पे जो रूल्स अप्लाई होते हैं, क्या वही रूल्स अगर ऑडिटर इन लोगों से काम लेता है इन पे भी अप्लाई होंगे? तो इसका जवाब है, जनरल आंसर दे रहा हूं, स्पेसिफिक नहीं। इसका जवाब है बिल्कुल होने तो चाहिए, क्योंकि अगर ऑडिटर के ऊपर ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, इन लोगों को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर ऑडिटर को क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है, इन लोगों को भी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए। अगर ऑडिटर का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, इन लोगों का भी कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, ठीक है।
ये जनरल बताया, लेकिन असल में कहानी में ट्विस्ट आएंगे। वो आगे चल के पूछेगा, अच्छा भैया तुम तो कह रहे हो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, इंटरनल ऑडिटर तो इंडिपेंडेंट होता ही नहीं है, तो क्या करें? तो वो डिस्कशन सारी हम आगे चल के करें। हम कहेंगे ठीक है इतना इंडिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारे रिस्की और बड़े वाले एरियाज हैं उन पे हम खुद ही काम करेंगे, जो छोटे मोटे एरियाज हैं उन पे उनसे काम करवा लेंगे, ठीक है। और वो भी उस वक्त अगर इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट ऑफ कंपनी तो नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट हो। अब आपको ये बात समझ आई? मेरा नहीं ख्याल समझ आई होगी। ये आपको याद है वो एक दफा मैंने स्ट्रक्चर बनाया था लंबा चौड़ा, उसमें इंटरनल ऑडिटर फिट किया था एक जगह, और क्या कहा था, इंटरनल ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी बट इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट। भूल गए ना? पूरी उम्मीद थी भूल जाएंगे आप, ठीक है कोई बात नहीं, ये दोबारा पढ़ाना है, मुझे पता था भूल जाएंगे आप, इसलिए एक जगह पे जब इंटरनल ऑडिट वाला कंसेप्ट आएगा ना वहां पे दोबारा डिस्कस कर देंगे, परेशान नहीं होना। जी मेरे भाई। हाँ हाँ फिर बिल्कुल 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 हम कहेंगे भाई तुम फारे हो गए हो। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, बिल्कुल इनको सही नहीं कहा मैंने, हाँ यानी वो डिस्क्वालीफाई हो गया। हाँ चलिए ठीक है वापस आ जाए, मुझे लगता है कंसेप्ट समझ आ गया। अच्छा अब सुनिए, हम अपने ऑफिस में बैठे थे, अचानक दरवाजा खुला, भागा भागा एक बंदा आया, कहने लगा सर मुझे पहचाना? हमने कहा बिल्कुल तुम्हें क्यों नहीं पहचानेंगे, अभी हफ्ता पहले तो तुम्हारे साथ एंगेजमेंट लेटर एग्री किया है और ऑडिट क्या हमने ऑडिट करना है। कहने लगा बिल्कुल सर आपने बिल्कुल सही पहचाना, लेकिन अब मैं चाहता हूं वो जो एंगेजमेंट लेटर आपने एग्री किया है वो चेंज कर दे, रिवाइज कर दें। मुझे बताइए अगर हम क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट लेटर एग्री कर लें, क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं? साहब बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं। सुन लें, ऑडिट में कोई चीज ऐसी नहीं है जो रिवाइज ना हो सके। वो कहेगा एंगेजमेंट लेटर रिवाइज कर सकते हैं, हम कहें बिल्कुल कर सकते हैं। उसने कहा एक दफा आपने ऑडिट प्लानिंग कर ली, क्या रिवाइज कर सकते हैं? हम कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। कहेगा एक दफा आपने ऑडिट स्ट्रेटजी डिसाइड कर ली, रिवाइज कर सकते हैं? हम कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। वो कहेगा रिस्क असेसमेंट कर ली आपने एक दफा, क्या रिवाइज कर सकते हैं? हम कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। वो कहेगा अच्छा मटीरियलिटी डिटरमिन की, क्या रिवाइज कर सकते हैं मटीरियलिटी? हम कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। फिर हम उसे कहेंगे भाई ठहर जाओ, तुम जो भी चीज कहोगे ना ऑडिट में रिवाइज हो सकती है, बल्कि जो सबसे अहम चीज है ऑडिट रिपोर्ट, वो भी अगर एक दफा इशू कर दी और बाद में पता चला कोई मसला है, वो भी रिवाइज हो सकती है। तो याद रखिए ऑडिट में हर चीज रिवाइज। पहले आई क्या पूछा करता था, बताओ रिस्क रिवाइज हो सकता है कि नहीं, मटेरियलिटी रिवाइज हो सकती है कि नहीं, हम इसका जवाब देते थे यस, एक नंबर मिल जाता था। अब आई क्या एक नंबर वो भी नहीं देता। अब वो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा बताओ ये चीज रिवाइज हो सकती है कि नहीं, क्वेश्चन क्या पूछेगा, बताओ किस सिचुएशन में किन सर्कमस्टेंसेस में ये चीज रिवाइज हो सकती है। तो अब हम कंसेप्ट ये पढ़ रहे हैं, एंगेजमेंट लेटर हमें पता चल गया क्या है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, साइन कौन करेगा ये पता चल गया, एक दफा साइन हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट, क्या उसके बाद उसमें रिवीजन हो सकती है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को चेंज किया जा सकता है क्या, ये हमारा कंसेप्ट है। वो कहता है बिल्कुल किया जा सकता है। अब सबसे पहले हमें सर्कमस्टेंसेस बता रहा है कि वो कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेस होगी जब क्लाइंट हमसे आके कह सकता है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर दो। ये आईफैक ने रिसर्च की कि क्लाइंट कब कब आके हमें कहता है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर दो। पता चला 3 बड़ी रीजन है। पहली रीजन क्या है, ए चेंज इन सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग नीड फॉर ऑडिट सर्विस। दूसरी रीजन क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू नेचर ऑफ सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। तीसरी रीजन क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। अब इसको हम बता रहे हैं। क्लाइंट हमारे पास आया, कहने लगा सर पिछले हफ्ते आपके साथ एंगेजमेंट लेटर एग्री हुआ है, रिवाइज कर दें। हमने पूछा क्यों रिवाइज कर दें भैया? कहने लगा सर बिकॉज देयर इज चेंज इन सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग नीड फॉर ऑडिट एंगेजमेंट, नीड फॉर एश्योरेंस सर्विस। किस लिए रिवाइज कर दे? बिकॉज देयर इज चेंज इन सर्कमस्टेंस। हमने कहा बात समझ नहीं आई, बात समझाओ।
आसान अल्फाज में कहने लगा सर आपको पता है पाकिस्तान में लोड शेडिंग कितनी है, लाइट कितनी जाती है, तो हमने डिसाइड किया अपना पावर प्लांट लगाएंगे, उसके लिए पैसों की जरूरत थी। हम बैंक के पास गए, बैंक ने कहा पावर प्लांट के लिए लोन देने को तैयार हूं, शर्त यह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवा के लाओ। इसलिए हम आपके पास ऑडिट करवाने के लिए आए थे पिछले हफ्ते। लेकिन इस हफ्ते डायरेक्टर ने डिसाइड किया है प्लांट तो लगाना है लेकिन पैसे बैंक से नहीं लेने लोन के, हम शेयर कैपिटल इशू करके वहां से पैसे इकट्ठे करेंगे और शेयर होल्डर्स जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एग्री कर गए हैं कि वो शेयर्स को खरीद देंगे। इसलिए अब लोन की जरूरत नहीं, लोन की जरूरत नहीं तो ऑडिट की भी जरूरत नहीं। देयर इज ए चेंज इन सर्कमस्टेंसेस इफेक्टिंग नीड फॉर ऑडिट एंगेजमेंट। हमने कहा भैया हम तो मैनेजर हैं, फैसला करेगा पार्टनर, शाम को मीटिंग है उसके साथ डिस्कस करेंगे, जो भी फैसला हुआ तुम्हें बता देंगे। वो चला गया। उसके थोड़ी देर के बाद अचानक दरवाजा खुला, एक और बंदा भागता भागता आया, कहने लगा सर आपने मुझे पहचाना? अभी क्यों नहीं पहचानेंगे, अभी पिछले हफ्ते आपके साथ एंगेजमेंट लेटर एग्री किया है। उसने कहा सर बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, अब मैं चाहता हूं कि वो एंगेजमेंट लेटर रिवाइज कर दीजिए, आप चेंज कर दे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। हमने कहा भैया रीजन बताओ क्यों? उसने कहा सर रीजन ये है कि देयर इज ए मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू नेचर ऑफ सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। देयर इज मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू नेचर ऑफ सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्ट। हमने कहा भाई आसान अल्फाज में बताओ कहना क्या चाह रहे हो? उन्होंने कहा सर मैंने आपसे कहा था कि ऑडिट करना है, हमारी ब्रांच है, अब मुझे पता चला था कि माल रोड ब्रांच वाला जो मैनेजर है वो कोई गड़बड़ कर रहा है, वो सिक्योरिटी रखे बगैर लोगों को लोन दे रहा है, तो मैं चाहता था ऐसे सारे लोन आइडेंटिफाई हो जाए जिनके केस में सिक्योरिटी नहीं रखी हुई। तो किसी ने कहा ऑडिटर के पास चले जाओ, वो ऑडिट करते हैं, वो बता देंगे। तो मैं आपके पास आया, मैंने कहा ऑडिट कर दें, तो आपकी टीम तो हमारी 10 और ब्रांचेस में भी पहुंच गई है और वो माल रोड वाली ब्रांच में भी एक्सपेंसिव भी चेक कर रहे हैं, इनकम भी चेक कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ लोन का कहा था, लोन दिया। हमने कहा भैया आपने कहा था ना ऑडिट करना है। बिल्कुल ऑडिट। हमने कहा ऑडिट तो फिर सारी के सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है और सारी की सारी ब्रांचेस उसमें कवर होती हैं। अगर आपने अपनी मर्जी से किसी एक ब्रांच, उस एक ब्रांच के अंदर किसी एक एरिया, उस एक एरिया के अंदर अपनी मर्जी के प्रोसीजर परफॉर्म करवाने थे, उसको ऑडिट तो नहीं कहते, उसको तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कहते हैं और वो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। उसको क्या कहते हैं? अगर हम क्लाइंट की मर्जी से प्रोसीजर परफॉर्म करें तो उसे क्या कहते हैं? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। कहेगा सर मैं इतना पढ़ा लिखा बंदा तो हूं नहीं, मुझे नहीं पता था कि अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करवाएं, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं, कुछ एरियाज पे, और उस एरिया के अंदर भी अपनी मर्जी के प्रोसीजर, तो उसे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कहते हैं। मुझे इससे पहले नहीं पता था, कसम ले ले मेरे से, मुझे तो अभी आपने बताया। तो मैंने तो ऑडिट सुना था, मैंने ऑडिट ही कह दिया आपको, मुझे गलत फहमी हो गई थी। अब बराए मेहरबानी आप इस ऑडिट एंगेजमेंट को कन्वर्ट करके नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट यानी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में कन्वर्ट करते। बताइए क्या एग्री कर ले? हमने कहा सर हम तो मैनेजर हैं, पार्टनर फैसला करेगा, शाम को पार्टनर के साथ मीटिंग है तो आपको बता देंगे क्या हुआ, आप जाइए। चला गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, एक बंदा भागता भागा आया, कहने लगा सर मुझे पहचानना? हमने कहा बिल्कुल पहचानना ना, अभी पिछले महीने, अब एग्जांपल डिफरेंट है, पिछले महीने तो आपके साथ एंगेजमेंट लेटर एग्री किया है। कह लगा सर बिल्कुल सही पहचाना है। अब सुनिए, मसला ये है कि आपने जो, हमने कहा हमने तो अपनी टीम भी भेजी, उन्होंने तो आधा ऑडिट भी कर लिया होगा। कह लगा सर यही मसला है, सुनिए आपने सीनियर भेजा है, उसने हमारे से 10 वाउचर मांगे, एग्जाम्पल अब गौर से सुनेगा, 10 वाउचर मांगे, हमने उसे 8 वाउचर दिए, उसने कहा बाकी 2 वाउचर हमने कहा अगले हफ्ते दे देंगे आपको। हमारा ख्याल था वो भूल जाएगा, पर पता नहीं आपने उसकी कैसे ट्रेनिंग की है, वो हर बात लिख लेता है, डॉक्यूमेंट कर लेता है। उसने लिख लिया कि 2 वाउचर नहीं मिले, अगले हफ्ते फिर मांग लिया हमसे। हमने कहा अच्छा ठीक है देते हैं। हमने क्या किया, उन 2 की बजाय कोई दूसरे 2 वाउचर दे दिए। लेकिन आपने ऐसी ट्रेनिंग की है, उसने ये भी लिखा हुआ था कि 2 वाउचर नहीं मिले, उनके नंबर भी लिखे हुए थे कौन से नहीं मिले, मैच करके कहने लगा ये तो वो है ही नहीं जो मैंने मंगवाए थे। हमने फिर उसे ऑफर की, हमने कहा ऐसा करो अपनी मर्जी के 2 वाउचर छोड़ दो, हमारी मर्जी के 4 वाउचर ले लो। तो वो हमें कहने लगा नहीं नहीं, हमारी किताबों में लिखा है
एक दफा जो सैंपल सेलेक्ट कर ले उसे चेंज नहीं करना। क्या लिखा किताबों में? एक दफा जो सैंपल सेलेक्ट कर ले उसे चेंज। कहने लगा या तो मुझे यही वाउचर दीजिए वरना स्कोप लिमिटेशन होगी और ओपिनियन मैं क्वालिफाई कर दूंगा। तो हम तो डर के भागे भागे आपके पास आए। हमें रास्ते में किसी ने कहा था एक ऑडिट होता है और एक रिव्यू होता है, आप जरा बताइए ये रिव्यू क्या होता है। हमने कहा भाई डिटेल में के ऑडिट और रिव्यू में क्या फर्क है ये तो तुम्हें चैप्टर 22 में बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है, बाद में किसी चैप्टर में। अभी फिलहाल ये सुन लो, ऑडिट में ज्यादा प्रोसीजर होते हैं, वहां पे रीजनेबल एश्योरेंस दी जाती है। रिव्यू में लिमिटेड एश्योरेंस होती है, प्रोसीजर भी कम। कहने का अच्छा इसका मतलब है अगर ऑडिट में आप 10 वाउचर चेक करें रिव्यू में कितने करेंगे। हमने कहा वैसे तो रिस्क पे डिपेंड करता है, रिस्क ज्यादा प्रोसीजर ज्यादा, रिस्क कम रिव्यू कम। लेकिन नॉर्मली ऑडिट में अगर हम 10 वाउचर चेक करें रिव्यू में 6-7 चेक करते हैं। उसने कहा बन गया काम। ऐसा करें इस ऑडिट को रिव्यू में कन्वर्ट कर दें और अपने सीनियर को फोन करें कि आइंदा वो 2 वाउचर हमसे ना मांगे, क्योंकि 8 वाउचर तो चेक कर लें, फैसला कर लें अभी। हमने कहा नहीं सर, पार्टनर को बताएंगे, जो फैसला करेंगे आपको बता देंगे फोन करके, आप जाइए। शाम हुई, बाद 10 नमाज़े जुम्मा, पार्टनर के पास बैठ गए। पार्टनर ने कहा सर ये 3 क्लाइंट आए थे, इन्होंने ये टर्म्स चेंज करने के लिए कहा, बताइए क्या करना है। पार्टनर ने कहा अच्छा वो दूर कोने में नीले रंग की वो मोटी सी किताब नजर आ रही है। हमने कहा बिल्कुल नजर, कहा वो ले आओ। उसके ऊपर लिखा हुआ था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। पार्टनर ने किताब खोली, दिमाग लड़ाया, इधर 10 सफ़े पलटे, एक जगह पे लिखा हुआ था क्या क्या लिखा सुने, अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करे हमसे कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर दो, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री होने के बाद अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करे इन्हें चेंज कर दो, रिवाइज कर दो, हमने देखना है इसकी रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो तो एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एग्जाम में हम रीजनेबल जस्टिफिकेशन के साथ एक और लफ्ज लिख देंगे मार्क्स गेन करने के लिए, लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल इम्प्लीकेशन। तो फिर बताइए, अगर क्लाइंट हमारे पास आए रिक्वेस्ट करे कि सर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री कर दो, सिर्फ 3-4 मिनट और कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री कर दो, क्या हमें फौरी एग्री कर लेना चाहिए कि पहले कुछ फैक्टर्स देखने चाहिए? 2 फैक्टर, एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन, दूसरा लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल इम्प्लीकेशन। असल फैक्टर रीजनेबल जस्टिफिकेशन ही है, लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल इम्प्लीकेशन तो मार्क्स गेन करने के लिए लिखा। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो क्या करें, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो? अब बताइए, क्लाइंट आपके पास आया, कहने लगा सर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर दे, क्या चेंज कर लेंगे? फैक्टर देखेंगे रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं। बताइए पहले में लग रहा है रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं है, दूसरे में, तीसरे में लग रहा है रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, बल्कि हमें लग रहा है कि ये उधर कोई फ्रॉड है जिसको छुपाने के लिए उन्होंने टर्म चेंज करने के लिए कहा है। तो अब सुने, अब हम इस फैसले पे पहुंच गए, पार्टनर ने कहा इन दोनों को यस कर दो, इसको नो कर दो। अब देखिए इसके बाद कंसेप्ट आगे चल रहा है। अगर हम एग्री कर लें, रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो, तो फिर क्या करना है? कहता है बहुत आसान, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज करो, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज कर दो। अब जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ओरिजिनल एंगेजमेंट के मुताबिक करने हैं, ओरिजिनल के मुताबिक है, रिवाइज टर्म्स के मुताबिक, रिवाइज टर्म का। अब जो रिपोर्ट देंगे ओरिजिनल के मुताबिक देंगे या रिवाइज के मुताबिक? उसमें क्या ओरिजिनल टर्म्स का जिक्र करेंगे? जो ओरिजिनल प्रोसीजर परफॉर्म किए उनका जिक्र करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, जो अब हमारी करंट रिपोर्ट होगी शल नॉट रेफर नहीं करेगी ओरिजिनल एंगेजमेंट को। यार हम ये नहीं लिखेंगे सर हम आए तो कुछ और करने के लिए थे, दरमियान में कुछ और हो गया, अब हम करके कुछ और जा रहे हैं, और यूजर कहता है भाई मुझे कुछ टके की समझ नहीं क्या कह रहे हो। तो इसीलिए हमने अगर टर्म्स को रिवाइज किया, प्रोसीजर रिवाइज के मुताबिक करने हैं, रिवाइज टर्म एग्री करने हैं, प्रोसीजर रिवाइज टर्म्स के मुताबिक करने हैं। अब की बार जो रिपोर्ट देंगे उसमें ओरिजिनल टर्म्स का, ओरिजिनल प्रोसीजर का जिक्र नहीं करना। और अगर हम एग्री नहीं करते तो हम
प्रोसीजर कौन से परफॉर्म करेंगे? ओरिजिनल टर्म्स के मुताबिक। क्या क्लाइंट इतना शरीफ होगा कि हमें ओरिजिनल टर्म्स के मुताबिक कंटिन्यू करने दे? प्रोबेबली नहीं। तो अगर क्लाइंट हमें रोकता है प्रोसीजर परफॉर्म करने से, वो क्या हो जाएगा? और स्कोप लिमिटेशन भी छोटी मोटी नहीं, परवेसिव। तो जब परवेसिव स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो तो क्या डिस्क्लेमर है? वो वही बात, कंसेप्ट आता होता है फिर फेल हो जाते हैं। अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, उसका इफेक्ट परवेसिव है, पहले विड्रॉल की बात करनी है, इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। अगर विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल नहीं है तो फिर करेक्ट। ये था हमारा आज का लेक्चर। भैया कुछ को समझ आया?